नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दुनिया भारत के चुनावों से सीखती है। दुनिया भारत के चुनाव आयोग से सीखती है। अगर आप दो टूक देखते हैं तो मैं ये आंकड़ों के साथ आपको बता चुका हूं कि दुनिया के 140 देश भारत के चुनाव आयोग से कुछ ना कुछ सीख कर गए हैं। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के 140 देशों के उन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है जो चुनाव करवाते हैं, और भारत के चुनाव का डंका दुनिया भर में बजता है। लोग कहते हैं कि भारत के चुनाव शानदार होते हैं। लोग कहते हैं कि भारत के जो चुनाव है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। दुनिया के कई देशों के जो राजनेता हैं वो विशेष रूप से भारत के चुनाव देखने के लिए आते हैं। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी करीब 1 दर्जन देशों के जो राजनयिक थे वो बिहार गए भारत का चुनाव देखने के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत के विपक्ष ने जैसे कसम खा ली है कि भारत के चुनाव आयोग को और भारत के चुनावों की विश्वसनीयता वो खत्म करके ही दम लेंगे। पहले ईवीएम, फिर वोट चोरी, फिर एसआईआर पर विवाद, ऐसी तमाम चीजें हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है और विपक्ष लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बोले, करीब 1.5 घंटा उनका भाषण हुआ, 1.5 घंटा, क्योंकि संसद में कल से लगातार चर्चा चल रही है, चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है। और चुनाव सुधारों की इस चर्चा में विपक्ष ने कई आरोप लगाए। लेकिन अमित शाह ने आज जब अपने 1.5 घंटे का भाषण दिया तो उन्होंने विपक्ष के नैरेटिव के एक एक धागे खोल दिए, एक एक धागे खोल दिए। और क्योंकि खुल गया धागा, इसलिए विपक्ष चर्चा को बीच में छोड़कर भागा। सोचिए, पहले चर्चा मांगता है भारत का विपक्ष, और जब चर्चा होती है और जब चर्चा का जवाब दिए जाते हैं तो फिर विपक्ष सदन छोड़कर भाग जाता है। और यह भी पहली बार नहीं हो रहा। यह भारत की संसद में पिछले कुछ सालों में आप उठाकर देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है। पहले जवाब मांगते हैं, जब जवाब मिलता है तो सदन छोड़कर भाग जाते हैं और बाहर जाकर कहते हैं कि हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए गए। राहुल गांधी या विपक्ष 3 मुद्दे बार बार उठा रहे थे और मैं देख रहा था, बड़ी दिलचस्प बात है, भारत का मीडिया भी किस तरह से काम करता है, भारत के मीडिया का एक हिस्सा भी किस तरह से काम करता है, उसका एक उदाहरण मैंने देखा आज। वो जो हिस्सा है, 3 सवाल राहुल गांधी ने बाहर जाकर जब पूरी चर्चा खत्म हो गई फिर उठाए। लेकिन अगर आप, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सबसे अनुरोध करूंगा, आज अमित शाह का पूरा भाषण जरूर सुने। 1.5 घंटे का भाषण है, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो 1.5 घंटे का भाषण जरूर सुने। जब आप 1.5 घंटे का भाषण सुनेंगे ना, तो जो 3 सवाल राहुल गांधी ने चर्चा खत्म होने के बाद उठाए, उन तीनों सवालों के जवाब बाकायदा तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दिए थे। और भारत का कुछ मीडिया दिखा रहा था कि सवालों के जवाब अभी आए नहीं। आखिर कैसे सवालों के जवाब चाहते हैं? बहरहाल आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि 2 दिन की जो चर्चा हुई उस पर, जो डिबेट हुई उस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि तमाम विपक्ष के पास जितने भी आरोप थे वो सदन में सब आ गए, और सरकार की तरफ से जो कहा गया वो भी सब आ गया। अब सवाल है, टेलीविजन चैनलों पर, टेलीविजन डिबेट्स में इन तमाम फैक्ट्स पर दो टूक करनी जरूरी है, ताकि देश को मालूम हो कि नैरेटिव क्या है और सच क्या है, फेक नैरेटिव क्या है, सच क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा में जो इंटरेस्टिंग बात रही वो अमित शाह के भाषण का आखिरी हिस्सा, जब विपक्ष भागा था। अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा एक भी घुसपैठियों को वोट नहीं देने देंगे। और जैसे ही घुसपैठ का मुद्दा उठा, विपक्ष सदन छोड़कर भागा। तो सवाल यह है कि क्या भारत के चुनावों में
घुसपैठियों को वोट देने की अनुमति मिलनी चाहिए। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एसआईआर पर विपक्ष जो सवाल लगातार उठाता रहा, उसको लेकर बार बार यह कहा गया है कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत चुनाव आयोग यह प्रक्रिया कर रहा है, और उन संवैधानिक प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी है कि चुनाव आयोग को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत यह सुनिश्चित करना है कि एक भी विदेशी भारत के चुनाव में वोट ना डाले, और इसीलिए चुनाव आयोग सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन विपक्ष ने आज क्या मांग की, विपक्ष की ओर से आज क्या कहा गया? विपक्ष के नेता आज कह रहे हैं कि दरअसल ये जो एसआईआर है ये एनआरसी का एक बदलाव स्वरूप है। अब आप समझ लीजिए एनआरसी क्यों थी। एनआरसी देश के घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें देश से निकालने की पूरी प्रक्रिया थी, और ऐसा जो एसआईआर हो रहा है, आज विपक्ष कह रहा है एसआईआर जो है वो एनआरसी का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि एसआईआर अगर एनआरसी का हिस्सा है, घुसपैठियों को चिन्हित करके निकालने का हिस्सा है, तो विपक्ष को तो इसका भी स्वागत करना चाहिए कि भाई चलिए, घुसपैठियों को देर आए दुरुस्त आए, आप घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि घुसपैठियों को बचाना है इसलिए चुनाव आयोग निशाना है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा आज गृहमंत्री अमित शाह ने जो कहा वो भी सुनिए, जो कुछ नोक झोंक हुई वो भी सुनिए। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है, चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? ये मुद्दा क्यों उठा है? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे देंगे? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मन आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गई, सुन भी नहीं सकते। ये अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद के समय बर्बाद क्यों किया? तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। एक वाद पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में, उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना। अब ये तो देखिए साहब, एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है, और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। चलिए, तो आने आपको सुनाया आज संसद में, लोकसभा में क्या कुछ हुआ, और इसी को लेकर आज की हम चर्चा डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ पवन पटेल जुड़े हैं। पवन पटेल जी कांग्रेस के नेता हैं।
मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हैं और मेरे साथ अंकुश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं नवोदय टाइम्स के। आप सभी का शुक्रिया, स्वागत। हर बार की तरह 1.5 मिनट पवन पटेल, 1.5 मिनट जो है मैं चारू प्रज्ञा को देता हूं अपनी अपनी बात रखने के लिए। पवन पटेल से शुरू करते हैं। पवन पटेल जी, भाई डिबेट तो पूरी सुन लेते, भागने की जरूरत क्या थी? जब सवाल उठाते हैं तो भाग जाते हैं। घुसपैठियों का सवाल उठा तो भाग गए, क्यों? नहीं, घुसपैठियों का सवाल उठाने से भागे। उन्होंने बोला कि मैं तय करूंगा क्या बोलना है, विपक्ष के सवाल का जवाब देना है कि नहीं देना है, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या बोलना है। ये नहीं बोला उन्होंने। इसलिए अमित शाह जी को और आप इस चैनल के माध्यम से मैं भी निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी जी की स्पीच को भी सभी कोई सुनने का प्रयास करे कि उन्होंने इसे पारदर्शिता के लिए जो जो सुझाव दिए वो सुझाव कितने जायज हैं। अगर राहुल गांधी जी ने चैलेंज बोला, आप अमित शाह जी को खुली बहस बोला कि आप करिए बहस, इस मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार, तो अमित शाह जी को तैयार हो जाना चाहिए कि हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन उसके लिए खुली बहस के लिए तैयार नहीं होंगे अमित शाह जी। राहुल गांधी जी ने जितने अच्छे तार्किक ढंग से अपनी बातों को रखा कि अगर 45 दिन की वीडियोग्राफी को नष्ट करने का कानून वापस लेना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी में रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बड़ा कोई भी व्यक्ति है कि अगर बिना भारतीय जनता पार्टी का चश्मा लगा करके देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ एकदम सच बोल रहे हैं। उसके हिसाब से काम करना चाहिए। भाई अगर आपने गड़बड़ी नहीं की तो 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर आप चाहते हैं कि सबके सहमत से चीफ उसका निर्णय हो आयुक्त का, तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों निकाल दी? 2-1 से, अगर 2-1 रेशियो से किसी चीज का निर्णय कैसे सही हो सकता है? ये पूछने वाली बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी रहेंगे और गृह मंत्री जी रहेंगे और नेता विपक्ष रहेगा तो बट ऑब्वियस है कि उन्हीं के पक्ष की बात होगी जिसकी वो बात करेंगे। और ये जो कानून में छूट मिली है उस छूट को खत्म करना चाहिए। उस छूट को जब खत्म करेंगे तभी व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा, नहीं तो सरकार के पक्ष में करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अतिशयोक्ति बात की उस चीज को, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी बड़े मन से करना चाहिए कि हाँ इन बातों को सुधार करेंगे तभी सही चीज भी होगी। और एसआईआर बात करते, बिहार में कितना एसआईआर का बंद बजा है सबको ही देखे हैं कि अगर एसआईआर इतना फुल चलिए ओके, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। ओके, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, चारू प्रज्ञा जी ने टोका था, मैंने इसलिए रोक दिया उनको क्योंकि मैंने कहा 1.5 मिनट आप पूरे कर लें। लेकिन मैंने कहा डिबेट में आने से पहले, और मैं अपनी ओर से सबसे निवेदन कर रहा हूं, जैसे आपने कहा मैं भी निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तो कल सुना था राहुल गांधी का भाषण, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं लोगों से, कल राहुल गांधी का भाषण सुने और आज अमित शाह का भाषण सुने, दोनों सुने, बिल्कुल दोनों सुने। क्योंकि पवन पटेल जी ने एक ही भाषण सुना था, उन्होंने कल राहुल गांधी का सुना था, आज उन्होंने अमित शाह का भाषण नहीं सुना। और मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने अमित शाह को गलत कोट किया। अमित शाह ने कहा ही नहीं कि मैं जो बोलूंगा, मैं जो चाहूंगा वो बोलूंगा। ये अमित शाह ने पूरे भाषण में नहीं बोला, पूरे भाषण में नहीं। इसीलिए मेरा पवन पटेल जी आग्रह है, उम्मीद करूंगा धर्मेंद्र सिंह जी ने कम से कम सुना होगा अमित शाह का भाषण। आप लोग भाषण सुनकर नहीं आए, जो आपने अभी सवाल उठाए ना वो सारे उस भाषण का हिस्सा है जो आपने, मैं एक एक करके सब सवालों का जवाब दूंगा। और मैं उसका जो अमित शाह ने, सुनिए तो सही, जो अमित शाह ने कहा है, मैं उसके कोर्ट के आदेश लेकर आया हूं, मैं उसका जो वर्डिक्ट लेकर आया हूं, सब कागज लेकर आया हूं, जो अमित शाह ने बोला मैं उसको फैक्ट चेक करके लेकर आ रहा हूं। तो इसीलिए मेरा निवेदन है विपक्ष से कि भाई डिबेट करते हैं, आप संसद से भाग जाते हैं, कम से कम प्रवक्ताओं को तो डिबेट में भागना ना पड़े, कम से कम प्रवक्ताओं को तो डिबेट में मुंह की ना खानी पड़े। इसलिए भाषण सुनकर आएंगे, सही कोट करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर डिबेट हो पाएगी। चलिए चारू जी, आपके 1.5 मिनट। अशोक जी 1 सेकंड, अब रुकिए सर, अभी 1 मिनट चारू जी को वक्त दे दूं, उसके बाद आऊंगा आपके पास। जी, सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। अमित शाह जी ने ये कहा कि हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन क्रम कोई और तय नहीं करेगा। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ। एक एक बात जो विपक्ष ने उठाई है, उस एक एक बात का जवाब दिया गया है, और जिसने वो जवाब नहीं सुना वो इसीलिए नहीं सुना क्योंकि वो सुनना नहीं चाह रहे थे। अशोक जी, एक कहावत है, आप सोते को जगा सकते हो, सोने का जो तमाशा कर रहा है उसे आप नहीं जगा सकते। और यही भारत के विपक्ष की आज समस्या है, विडंबना है। अगर आपको किसी कानूनी प्रक्रिया से समस्या है, जैसे सेक्शन 21, सेक्शन 21 जिसके तहत एसआईआर की प्रक्रिया की जाती है, तो मुझे एक बात बताइए, आप याचिका क्यों नहीं दाखिल करते? इस सेक्शन के खिलाफ आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आप तमाशे क्यों करते हो? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है और मैं बार बार पूछती चली जाती हूँ। लेकिन अब एक एक करके मैं भी अपने क्रम में सारे सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। विपक्ष ने हल्ला मचाया और ये कहा कि भाई वीवीपैट सारे गिने जाने चाहिए, ईवीएम्स की बात वापस से वही पुरानी बातें करने लगे। मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ, 2019 में 23 पॉलिटिकल पार्टीज
23 पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी यही मुद्दा लेके, वीवीपैट का मुद्दा लेके, और इस मुद्दे को तब भी सिरे से खारिज कर दिया गया था पूरी सुनवाई के बाद। तो आज आप पूरा फुल सर्कल घूम के वहीं आके खड़े हो गए हो। अच्छा, आपको क्यों चाहिए पेपर बैलेट? क्योंकि एक जमाना था कि वो बैलेट बॉक्स लेके भाग जाया करते थे, छुपा दिया करते थे, बदल दिया करते थे। वो जमाने अब चले गए, तो आप उन जमाने को वापस लाना चाहते हो। कल को आप ये बोलोगे कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल मत करो, गाड़ियों में मत चलो, पैदल चलो, बैलगाड़ी से चलो, ये तो कोई बात है, समस्या कोई सॉल्व नहीं करती। एक और ये मैं आखिरी पॉइंट बोलना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक ये 45 दिन की कहानी बार बार गाते हैं अशोक जी, और ये 45 दिन का सेफगार्ड नेहरू जी ने लाया था 1951 में। 45 दिन तक कोई भी चुनाव चैलेंज हो सकता है, ये नेहरू जी ने लाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो उसकी आज आपको समस्या क्यों है? भी 45 दिन तक आप चैलेंज नहीं करते, 45 दिन तक आपको सीसीटीवी की कोई कवरेज नहीं देखनी, आप जागते हो 1 साल बाद, महाराष्ट्र चुनाव में 1 साल बाद जागे हो, वो भी दूसरे देश में जाकर। ओके चारू जी, 1.5 मिनट आपके हुए। पवन पटेल जी रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन मैं एक फैक्ट रख दूं देश के सामने, मुझे लगता है देश को वो जानना जरूरी है। 16,000, देखिए क्या होता है, वीवीपैट की जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझिए ना, कि भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई लोगों को लगता है कि भाई मैंने वोट तो इधर दिया था, लग रहा है कि वोट उधर चला गया, इसलिए वीवीपैट की व्यवस्था हुई। विपक्ष कोर्ट में गया, कोर्ट ने आदेश दिया कि वीवीपैट को लेकर कोर्ट का वर्डिक्ट है, और जब से वीवीपैट आए 16,000, क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठता है इसलिए ये ध्यान से सुनिएगा, 16,000 ईवीएम मशीनों का वीवीपैट से मिलान हुआ अब तक, 16,000। और इन 16,000 वीवीपैट का जो मिलान हुआ, इसमें नॉट इवन सिंगल एक वोट भी इधर से उधर नहीं हुआ। यानी ईवीएम मशीन के अंदर जो वोट पड़े थे, मान लीजिए इन 16,000 मशीनों के अंदर 50,000 जो है वोट पड़े थे, और 50,000 इस तरह से वोट पड़े थे, तो जो 50,000 वीवीपैट थी उनका बिल्कुल मिलान हुआ, जो ये बताता है कि वीवीपैट से बिल्कुल सुनिश्चित हो रहा है कि ईवीएम सही तरीके से काम कर रही है। बहरहाल बोलिए पटेल जी। नहीं, मेरा निवेदन यह है कि चुनाव आज जो बोल रहे हैं बार बार कि आप चले क्यों नहीं जाते कोर्ट में, कोर्ट ने पहले भी आदेश यही 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज की बात की थी, सीसीटीवी फुटेज पेश कर दीजिए, तो उसका नियम को बदल दिया गया। पहले जितने शपथ पत्र दिए उन शपथ पत्र का क्या हुआ? मैं तो कहता हूं कि चलिए, आपने बोला कि अमित शाह जी का भाषण सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, मैं भी कहता हूं। तो मैं इतना जानना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने अपने भाषण में आज डिक्लेयर कर दिया कि 45 दिन की वीडियोग्राफी जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्या उन्होंने बोल दिया क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में रख लिया जाएगा? क्या उस नियम को जो छूट मिली थी उसको खत्म कर दिए? कुछ नहीं हुआ होगा। मैं बिना सुने बोल रहा हूँ कि इन सब में कुछ नहीं हुआ होगा। बार बार वही घुसपैठी। बिहार में कितने घुसपैठी कम किए नहीं बताएंगे, लेकिन हम घुसपैठी। कांग्रेस ने कितने घुसपैठियों को कम किया, भारतीय जनता पार्टी ने कितने घुसपैठियों को कम किया, उसका आंकड़ा नहीं बताएंगे। गृह मंत्री जी के होने के बाद घुसपैठियों पे आ जाएंगे। अभी आज के भाषण की बात सुनिए, एक मिनट पवन पटेल जी, एक मिनट, अभी घुसपैठियों पे चर्चा कर लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी घुसपैठियों में मत जाइए, मैं आ जाऊंगा घुसपैठ पर। हाँ, मैं एक मिनट में आ जाऊंगा घुसपैठ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बार फिर से कह रहा हूं, पवन पटेल जी, आपने अमित शाह का भाषण नहीं सुना। मैं फिर से दूसरी बार कह रहा हूं, और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कागज लेकर बैठा हूं, कागज दिखाऊंगा, लेकिन पहले चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड करें, फिर उसके बाद मैं ये कागज दिखाऊंगा। और अमित शाह ने जो आप 45 दिन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वो सारे कागज लेकर बैठा हूं। बोलिए। इनके दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो ये 45 दिन की बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये नेहरू जी के समय से चलता चला आ रहा है। ये आज इस 45 दिन पर आपत्ति जता रहे हैं, इन्होंने आज तक कभी नहीं जताई अशोक जी। दूसरी बात ये कहते हैं कि सीसी के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट के जजेस को हटा दिया गया है। कोर्ट के जज जब तक थे ये एक इंटरिम प्रोसेस था, ये परमानेंट प्रोसेस नहीं था, और उनके हटने पर कोर्ट ने कोई आपत्ति नहीं जताई। बल्कि कोर्ट का ये मानना है कि जब इलेक्शन कमीशन का कोई भी मुद्दा चैलेंज होता है, वो चैलेंज होके कहां जाता है? कोर्ट में। अगर कोर्ट के जज उस कमेटी में बैठेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूर करा गया है। अब इसको स्ट्रीमलाइन करके लॉ बना के, कानून बनाकर इसको परमानेंट करा गया है। और अगर आपत्ति होती तो सुप्रीम कोर्ट में आपने किसी से सुना, आप इसको भी जाके चैलेंज करके देख लो ना। भाई ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते, कन्वीनियंटली सुनते हैं, जब इनका मन करता है यू टर्न लेके वहां से गायब हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देने के बाद भी कभी 1 साल बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी 6 साल बाद ये उस निर्णय को फिर चैलेंज कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जितने नाम लेते हैं
हैं, घुसपैठी बोलते रहते हैं। घुसपैठी किसी ने पे कहा घुसपैठी नहीं, रुकिए घुसपैठी पे मैं आता हूं। अभी आपने जो इन्होंने इम्पोर्टेंट नाम अभी आपने जी। जो एक बात की, मैं उस जी। पर एक फैक्ट दर्शकों के सामने रख दूं, क्योंकि मेरा काम है जो फैक्ट्स है वो दर्शकों के सामने रख दूं, बहस आपके बीच चल रही है। आपने कहा, जो चारू प्रज्ञा जी ने कहा कि भाई कोर्ट ने जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कहा था उसको लेकर आप चैलेंज कर दीजिए। ये चैलेंज कर चुके हैं, ये चैलेंज कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मेरे हाथ में है। मैं वो भी सुना देता हूं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ये मेरे पास खबर जो है 12 जनवरी 2024, ये खबर कहती है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे न्यू लॉ ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो कानून बना, जो प्रावधान है, उसको लेकर के विपक्ष ने कहा इसको रोकिए। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको स्टे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह कहा था, जैसा चारू जी ने बताया कि यह टेम्परेरी व्यवस्था है, हम तब तक रहेंगे कमेटी में जब तक कि नया लॉ नहीं बन जाता। और नया लॉ बनते ही जो चुनाव जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे वो इससे अलग हो गए और इसको बदलने के लिए आप कोर्ट गए, कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ी हमेशा की तरह। अब बताइए कितना, मैं फिर से कह रहा हूं ना, आप लोग बिना सुने डिबेट करते हैं ना, इसलिए क्या होता है, मुझे एक बात की तकलीफ होती है, मैं आज दर्शकों से यह भी शेयर करना चाहता हूं। क्या होता है, मुझे तकलीफ इस बात की होती है, मैं चाहता हूं जो लोग दो टूक देखते हैं उनको नई नई चीजों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन क्या है ना, विपक्ष के प्रवक्ता वही पुरानी घिसी पिटी रिपीट वो चलाते हैं, वो रिपीट अपना टेप रिकॉर्डर चलाते हैं, तो मुझे उन बातों को रिपीट करना पड़ता है। अब ये बहस की इन्होंने बात करी, अब कि भाई अमित शाह से बहस क्यों नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरे पास, उस 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने जिन जिन के नाम लिए उनका पूरा टोटल फैक्ट रिकॉर्ड है। सर, मैं भी रंजू लिख कर लाई देवी, हूं। हाँ, मैं भी रंजू लिख कर लाई देवी, हूं। मिंता देवी, शकुन राय, अमन कुमार, आदित्य श्रीवास्तव, गुरदीप सिंह डांग, सुबोध कुमार, जो आरजेडी के प्रवक्ता नेता थे, उसको बता दिया उसका वोट कटा बिहार को लेकर। ऐसे तमाम राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ बोले थे, मैं उसका 2 टूक में कम से कम 50 बार फैक्ट चेक कर चुका हूं और आज भी मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है। तो सर नई बात बोलिया करिए ताकि दर्शकों का कुछ ज्ञानवर्धन हो। बोलिए पटेल जी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। ये नई बात क्या करे, आप इसको ही जस्टिफाई कर रहे हो कि एक प्रधानमंत्री रहेगा और गृह मंत्री रहेगा और नेता विपक्ष रहेगा, उसके बाद निर्णय सही हो जाएगा, तो फिर अब कुछ कहना ही नहीं है। तो सर आप खड़गे सुप्रीम जी कोर्ट को भी नहीं रख मानते? दीजिए, लोगों को भी एक रख काम दीजिए कीजिए ना, कोई सुनिए ना, हम- अगर आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, एक तो इंपीचमेंट देखिए- ऑर्डर सुप्रीम देखिए, कोर्ट के आपसे- न्यायाधीश के खिलाफ भी दे दीजिए। आप लोग नहीं, ये तो माई वे और हाईवे पे चलने वाले लोग हो। अगर आपके पक्ष में सुप्रीम आप कोर्ट कुछ ने भी फैसला, कहते रहिए, मैं आपको कोर्ट का ये फैसला दिखा रहा हूं। देखिए मेरे हाथ में कोर्ट का फैसला है, आप ही कह दीजिए कि गलत है। आप कोर्ट को तो मानते हैं ना, नहीं मानते? मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप इस बात को मैं बताएंगे जो कि आपसे नहीं बता पूछना चाह रहा पाएंगे? हूं वो बताइए ना पटेल जी। नहीं, भारत मैं- की सुप्रीम कोर्ट को देखिए, आप में एक मिनट, आप मान लीजिए आप में और बीजेपी सरकार में, विपक्ष में सरकार में एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उसका कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन क्या है? संविधान है, जो राहुल जी लेके घूमते हैं, संविधान है ना कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन। संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो जब आप लोग अब आप कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, तो फिर मैं कहूं आगे की बात करूं, और अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो फिर ये घिसा पिटा टेप रिकॉर्ड क्यों चला रहे हो? सर मैं हाँ, मैं एक मिनट, 2 एक मिनट मिनट। बात करूं। मेरा निवेदन इतना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये था कि जब 1961 में इसमें जो वहां की उसके लिए बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ना कि सीसीटीवी फुटेज दिखाइए चंडीगढ़ में। अब जो गोल पोस्ट चेंज हो गया, गोल पोस्ट चेंज हो गया ना, गोल पोस्ट चेंज हो गया ना, सीसीटीवी पर आ गए। मैंने आपसे, आप सुनिए ना, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए पटेल जी, पवन पटेल जी, गोल पोस्ट नहीं बदलिए। आपने कहा नियुक्ति पर, मैं नियुक्ति पर सारे तथ्य लेकर आया हूं, मैं नियुक्ति के सारे फैक्ट्स लेकर आया हूं। गोल पोस्ट मत बदलिए, मुझे मालूम है यही होता है, गोल पोस्ट बदल लिए फिर आप घुसपैठियों में जाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ कि वहां पे भी कोर्ट की बात थी, यहाँ पे भी आप कोर्ट की बात नहीं, कोर्ट ने कब का बताइए, मुझे आदेश दिखाइए, मुझे आदेश दिखाइए, कोर्ट ने मुझे आदेश दिखाइए, कोर्ट ने चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड कीजिए, कोर्ट ने कब कहा कि सरकार ने गलत किया है, 45 दिन से ज्यादा रखना चाहिए? बोलिए, चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड कीजिए और आप मुझे कोर्ट का फैसला दिखाइए। मैं केवल कोर्ट की बात करना चाहती हूँ अशोक जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कभी कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान कोर्ट करता है, और समस्या का समाधान अगर कोर्ट को करना है तो उस कमेटी का हिस्सा कोर्ट के जज नहीं हो सकते। इसी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और इसीलिए सीजेआई ने ये मेंटेन किया कि भाई हमारा काम है अपहोल्ड करना,
और अपहोल्ड हम तब कर पाएंगे जब हम इस सिस्टम से परे हट जाए, जो इंटरिम सिस्टम था उसको खत्म करा जाए और एक परमानेंट कानून बनाया जाए। तो ये परमानेंट कानून है। और एक एक चीज में बार बार यही कह रही हूं, कोर्ट के निर्णय को बार बार आप जब टीवी पे इस तरीके से चैलेंज करते हैं या उसको गलत बताते हैं, ये कोर्ट का अपमान है। वीवीपैट की अगर आज ये बात करते हैं तो 2019 में इसके ऊपर निर्णय हो चुका है अशोक जी, निर्णय हो चुका है। और अगर ये जाके निर्णय पढ़ेंगे इनको पता चलेगा इनके 23 साथी पार्टी साथ थे, उसके बावजूद कोर्ट ने पूरी सुनवाई करके वीवीपैट को 100%, उस वक्त 50% की इनकी मांग थी, आज तो और आगे बढ़कर आ गए हैं, कोर्ट ने मना कर दिया। लॉजिस्टिक्स पूछी गई, हम भी आपसे लॉजिस्टिक्स पूछते हैं। 100 करोड़ लोग हमारे देश के चुनाव में भाग लेते हैं, 100 करोड़ लोग। भाई आप क्या प्रपोज कर रहे हो? मुझे तो कभी कभी एक चीज और लगती है, ये जिस तरीके से बिहार में भी एसआईआर कर रहे थे ना अशोक जी, आप जनता तो छोड़िए, कांग्रेस के सारे नेता भी राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं थे। कांग्रेस के नेता रवन्ना ने रिजिग्नेशन इसीलिए दिया, कर्नाटक में वो कांग्रेस में मंत्री थे, सरकार में मंत्री थे। एक मिनट, आपको फैक्ट चेक कर दूं, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया था, उनको रेजिग्नेशन मंगवाया गया था, उनसे कहा था तुरंत रेजिग्नेशन देके दफा हो जाओ। मैंने सर उनको इज्जत दी और मैंने ये बात कहा, राहुल गांधी ने इज्जत दी तो आप क्यों इज्जत दे रही हैं? मैं लेकिन ना एक पूरी लिस्ट आपको सुना सकती हूँ कांग्रेस के ही नेताओं की, जिन्होंने बिहार के नतीजों के बाद ये माना कि जो इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठा रखा है, ये मुद्दा जनता को चाहिए ही नहीं था, जनता इसके समर्थन में है ही नहीं। क्योंकि अगर 35 लाख लोगों की आप बात कर रहे हो, 35 लोग, अब मैं एक बात सुनिए एक बात अब मैं धर्मेंद्र सिंह के पास जा रहा हूँ, रुकिए धर्मेंद्र सिंह के पास जा रहा हूँ, रुकिए धर्मेंद्र सिंह सर आखिरी 10 सेकंड धर्मेंद्र जी प्लीज, मुझे आखिरी 10 सेकंड से धर्मेंद्र जी बिल्कुल नहीं एक मिनट रुकिए, पवन पटेल रुकिए एक मिनट, पवन पटेल आज इतने फैक्ट्स है ना, मुझे लगता है बिना चिल्लाए हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, कोई जरूरत नहीं आज चिल्लाने। पहला नाम पटेल साहब सुन लीजिए 65 लाख नामों पे बाद में आती हूँ, पर मैंने रवन्ना जी का पहले नाम लिया। अब मैं आपको कांग्रेस के नेताओं के नाम पढ़ के बता रही हूँ, अखिलेश प्रसाद यादव, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी, मैं कंटिन्यू रहूंगी, बहुत लंबी लिस्ट है जी, संदीप दीक्षित, तारिक अनवर, भक्तचरण दास, संजय निरुपम, शशि थरूर, मुमताज पटेल, इतनी लंबी लिस्ट है। इन सब ने कहा वोट चोरी की बात ही गलत है। ये कांग्रेस के नेता हैं, ये जनता नहीं है। आपके नेता ही आपके खिलाफ है। ओके मैं बताऊं, देखिए है क्या, रुकिए पवन पटेल जी, देखिए है क्या ना, एक मिनट आ रहा हूँ, अक्कू जी आ रहा हूँ, रुकिए, आवाज बंद करिए भाई, आवाज ऐसे आज इतने सारे फैक्ट्स हैं और जिसके पास फैक्ट्स होता है उसको चिल्लाने की जरूरत क्या पड़ेगी? आप अपने फैक्ट रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर एक फैक्ट रख देता हूँ, और वो फैक्ट ये है कि बिहार के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। मुझे काउंटिंग मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1 महीने से ज्यादा हो गया, 30 दिन हो चुके हैं। 45 दिन के अंदर आप बिहार चुनाव को लेकर के, बिहार चुनाव में कोई भी गड़बड़ी, चाहे सीसीटीवी फुटेज आपको चाहिए या आपको लगता है कहीं वोट चोरी हुई है, आपको लगता है लिस्ट गड़बड़ थी, 45 दिन तक आप देश की अदालत में जा सकते हैं। और अगर आप अदालत में चले जाएंगे तो उसके बाद जब तक वो कोर्ट में केस चलेगा, अदालत यह आदेश दे सकती है चुनाव आयोग को कि 45 दिन नहीं, जब तक यह मुकदमा चल रहा है तब तक बिहार की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखिए, और सुरक्षित रखनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। लेकिन 45 दिन जो है अभी होने वाले हैं, पर हुआ क्या, चुनाव नतीजे आए, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव विद फैमिली जो है वो फॉरेन ट्रिप पर गए हैं, क्योंकि उनको जो है न्यू ईयर मनाना है, उनको जो है क्रिसमस मनाना है। तो उनको पता है वोट चोरी नहीं हुई, जनता ने उनको पटक दिया, उन्होंने जनता का फैसला स्वीकार किया, विदेश घूमने निकल गए कि चलो 5 साल बाद देखेंगे। अब राहुल गांधी भी विदेश घूमने जा रहे हैं, लेकिन अब वो विदेश घूमने जाएंगे, वहां से आएंगे ना, फिर उसके बाद कहेंगे जब 45 दिन बीत जाएंगे, अरे सीसीटीवी क्यों डिलीट कर दिया, अरे ये क्यों बिहार में तो वोट चोरी हुई थी, देखो मैं जर्मनी से परमाणु बम लेकर आया, देखो मैं यहां से हाइड्रोजन बम लेके आया। तो भैया जो बम है अभी फोड़ दो ना 45 दिन तक, 45 दिन के बाद क्या फुस बम छोड़ोगे, फिर उसके बाद छाती पीटोगे? यही विपक्ष की दिक्कत है। जो संवैधानिक प्रावधान मिले हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था, जो नेहरू जी की बनाई व्यवस्थाएं थी कि 45 दिन के अंदर चले जाओ, संविधान में जो सब कुछ है उसको आप नहीं मानोगे, छाती पीटोगे और उसके बाद चुनाव हारोगे तो जनता को गालियां दोगे। धर्मेंद्र सिंह जी बोलिए, आपने तो उम्मीद है सुनी होगी डिबेट। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आधे से अधिक डिबेट खत्म हो जाने के बाद देश के संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को अवसर देने के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, ऐसा मैं बहुत ध्यान से भारतीय जनता पार्टी के साथी और कांग्रेस साथी को सुन रहा था।
दो तीन चीज, आप हर मामले में चले जाते हैं नेहरू जी पर अपनी सुविधा के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं। मैं कम से कम कई ऐसे फैसले बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का जो इनके फैसलों को अवैध सुप्रीम कोर्ट ने किया और उस पर एक बार भी इन्होंने माफी मांगी न कार्रवाई की। और नेहरू जी सर, आप नाम अपनी जस्टिफिकेशन के लिए क्यों ले रहे हैं भाई? नेहरू जी ने जल हो, थल हो, नभ हो, तमाम PSUs बनाया था, आपने बनाने के बजाय बेचने का काम किया। कम से कम नेहरू जी सीखे होते तो आज नाम लेते, हम भी खुश होते कि भाई नेहरू जी बना रहे थे, आप भी बना रहे हैं, तो आप उनको ले जस्टिफाई। हम ये कह रहे हैं एथिक्स का सवाल है, चुनावी पारदर्शिता का सवाल है, निष्पक्ष चुनाव का सवाल है। निर्वाचन आयोग, अगर आपका मन साफ है, छोड़िए सारे कानूनी प्रावधान छोड़ दीजिए, अगर आपका मन साफ है, आप चाहते हैं देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, नीट एंड क्लीन वोटर लिस्ट और के माध्यम से चुनाव हो, तो अशोक जी क्या दिक्कत है? 3 लोगों के बजाय 10 लोगों की कमेटी बना दीजिए, नेता प्रतिपक्ष भी हो, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हो। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक छोटा सा आपसे काउंटर क्वेश्चन है। 73 साल तक भारत के चुनाव कॉम्प्रोमाइज होते थे, जब तक कोई कानून नहीं था, जब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वो जो 29 चुनाव आयुक्त थे जो देश के प्रधानमंत्री, जिसमें कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बनाए, क्या वो सारे चुनाव कॉम्प्रोमाइज थे? अच्छा एक मिनट, आपकी सारी बात सही है, तो क्या अगर मैं तो आपकी बात पूछ रहा हूँ, मेरी बात छोड़िए। मैं कहता रहा हूँ अगर चोरी होती आई रही तो आगे भी चोरी की मतलब ये आप मानते हैं? आप ऑन रिकॉर्ड, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए सर धर्मेंद्र जी, आप ऑन रिकॉर्ड आज सुनिए, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट, आप ऑन रिकॉर्ड ये मानिए कि भारत में 73 साल तक कांग्रेस वोट चोरी करती रही, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो है कॉम्प्रोमाइज होकर, वो आप स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद मैं आपकी डिमांड के साथ खड़ा होऊंगा कि हाँ 10 लोग की बना दीजिए, लेकिन पहले आप ये स्वीकारिए नेशनल टीवी पर कि इतने साल तक कांग्रेस वोट चोरी कर धोखाधड़ी करके सरकार बनाती रही। बोलिए। अरे मैंने तो आपके हाँ में हाँ मिलाया कि आप सुन ले, संतुष्ट हो जाए, आप उल्टा हमारे जब अरे आप सब बोलिए ना, अरे आप स्वीकार कीजिए, आप कह रहे हैं, सुनिए, आपने नहीं, मैंने आपसे कहा, आपने क्या कहा? आपने कहा कि मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? आप कहिए कि नहीं, मानिए नहीं, सुनिए सर, सुनिए, मानिए नहीं, आप मानिए नहीं, आप घोषणा कीजिए। सुनिए, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते आपने घोषणा, सर सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, सवाल सुन लीजिए, आप समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते ये कहिए कि अब तक कांग्रेस वोट चोरी से देश में सरकारें बनाती रही। नेहरू जी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद मनमोहन सिंह वोट चोरी करके सरकार बनाते रहे। आप स्वीकार कीजिए, उसके बाद मैं बीजेपी से कहूंगा कि भाई 10 लोगों की कमेटी बनाई। बोलिए, आप स्वीकार करते हैं? आप सुनिए, मैं कह रहा हूं पहले एथिक्स था, तमाम मिनिस्टर इस्तीफा देते थे छोटे छोटे आरोप पर। आज क्या है? कौन से आरोप पर कौन से गोल पोस्ट चेंज हो गया? देखिए धर्मेंद्र सिंह जी का ना गोल पोस्ट चेंज हो गया। अरे एथिक्स में मनमोहन सिंह जी ने कब इस्तीफा दे दिया? कौन से एथिक्स पे दे दिया? कौन से एथिक्स पे दे दिया मनमोहन सिंह ने इस्तीफा? इंदिरा गांधी ने कौन से एथिक्स पे दे दिया? इंदिरा गांधी ने, जब भारत की अदालत ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराया था, तो उन्होंने बाकायदा कोई एथिक्स पे इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। कौन सी बात? धर्मेंद्र जी कम से कम कुछ तो फैक्ट पे बात कर लीजिए ना। धर्मेंद्र जी कुछ तो थोड़ा बहुत फैक्ट बोल। धर्मेंद्र जी सुनिए, रेटोरिक करते रहिए, लेकिन कम से कम 2-4 फैक्ट तो बोलिए ना, 2-4 फैक्ट तो बोलिए। अगर आप बोलने ही नहीं देंगे। अरे मैं तो बोल रहा हूं, आपने कहा पहले एथिक्स पे इस्तीफा देते थे। मैं सुनिए ना, भागने की परमिशन 2 टूक में नहीं है, 2 टूक में भागने की परमिशन नहीं है। आप ही की बात से मैं आपका सवाल ले रहा हूं। आपने कहा आपने कहा पहले एथिक्स पे चुनाव होते थे। 1 मिनट, नहीं भागने नहीं दूंगा धर्मेंद्र सिंह, भागने नहीं दूंगा। आपने कहा पहले एथिक्स के आधार पर लोग इस्तीफा दे देते थे। मैं आपसे पूछता हूं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध ठहराया और यह कहा कि इंदिरा गांधी चुनाव में धांधली करके जीती है, तो क्या इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दिया था या इमरजेंसी लगाई थी? ऑप्शन 1, ऑप्शन बी बताइए। रेल के एक छोटे से एक्सीडेंट पर लाल बहादुर शास्त्री की बात नहीं कर रहा, मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूं। मैं लाल बहादुर शास्त्री की बात नहीं कर रहा। गोल पोस्ट बदल गया। जवाहरलाल नेहरू, सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री में एथिक्स थे। मैं स्वीकार कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री में एथिक्स थे, लेकिन एथिक्स ना नेहरू जी में थे, ना एथिक्स इंदिरा गांधी में थे, ना एथिक्स राजीव गांधी में थे, ना एथिक्स मनमोहन सिंह में थे। मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं। गोल पोस्ट बदल गया, हो गया, चलिए। देखिए एक्सपोज हो गया। मैं बार बार कहता हूं, देखिए मैं बार बार कहता हूं, 2 टूक में 1 मिनट हो गया। अब मैं अक्कू जी के पास जाऊंगा। हो गया, आवाज बंद करिए, आवाज बंद कीजिए।
देखिए क्या है ना, गोल पोस्ट चेंज करने से नहीं होता। मैंने कहा सीधा साधा, देखिए अगर आज समाजवादी पार्टी ये कह देती, उन्होंने कहा 10 लोगों की कम से कम व्यवस्था करिए, 10 लोग मिलकर चुनाव, भाई ठीक है 10 लोग करें, मुझे भी एक 11वां रख ले, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन पहले जब एक ही आदमी चुनाव करता था तो क्या उस समय चुनाव जो है कॉम्प्रोमाइज होते थे? इस पर समाजवादी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। जवाब क्या आया? पहले एथिक्स होते थे। फिर मैंने सवाल पूछा कि क्या इंदिरा गांधी ने एथिक्स के आधार पर इस्तीफा दिया था, इमरजेंसी लगाई थी, जब कोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव गड़बड़ करके जीता है? उसके जवाब से भाग गए नेहरू, इस पर जवाहरलाल नेहरू पर, लाल बहादुर शास्त्री पर। लाल बहादुर शास्त्री में एथिक्स थे, फिर से कह रहा हूं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की बात नहीं हो रही। मेरा सवाल इंदिरा गांधी को लेकर था, गांधी परिवार को लेकर था। तो भागिए मत, भागिए मत, ये मत करिए कि वह संसद में भागे और डिबेट में भागे मुद्दा छोड़ करके, ऐसा मत कीजिए, सवालों का सामना कीजिए, नहीं तो एक्सपोज होंगे आप। अक्कू श्रीवास्तव जी, क्या निकला 2 दिन की इस बहस से? देखिए, ये सब 1.5 मिनट की जो वार्ता करने के बाद जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल आधी अधूरी कह रहे हैं। और मैं शायद सबसे वरिष्ठ हूं इन सब में, और मैंने 70 के अंतिम दशक से पहले से लेके और अब तक के चुनाव देखे हैं। मैंने वो भी देखा है जब सीबी गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे। सीबी गुप्ता जो एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, और उसी दौर में हेमवती नंदन बहुगुणा थे। तो हेमवती नंदन में बहुगुणा ने उनका सीबी गुप्ता के चुनाव क्षेत्र जो लखनऊ सदर हुआ करता था, उसका पूरा का पूरा ट्रक उड़ा करके दूसरा ट्रक लगवा दिया था। ये था कांग्रेस का चुनाव। मैंने वो भी चुनाव देखा है 90 के दशक में, जब इसी तरीके की प्रक्रिया बिहार में मैंने देखी थी, जहां पर एक आदमी आता था, वो वोट छाप लेता था बिहार की भाषा में। और मैंने फिर उसके बाद 2005 में वही प्रक्रिया बिहार में देखी, और फिर चुनाव के कवरेज के दौरान, और 2010 में भी देखी, जब एक आदमी एक वोटर बूथ पर रहता था और कोई भी वोट छाप नहीं पाता था। तो ये अंतर है पिछले 60 सालों में। 70 सालों की बात नहीं करनी चाहिए, 60 सालों में और अब में। आज अगर बिहार में, जिसका अभी मैं चुनाव का साक्षी रहा हूं, 2 बार गया हूं वहां पर, और मैंने हाल ही में उस पर किताब भी लिखी है, गर्दा उड़ गईल करके, जो अभी इसका परसों उसका विमोचन भी होना है पटना में। अग्रिम बधाई आपको। वो बहुत धन्यवाद। और वो उसमें भी उल्लेख किया है कि किस तरीके से एक भी सेंटर पे रीपोलिंग नहीं हुई। तो कौन सी व्यवस्था अच्छी थी, जरा ये बता दीजिए आप। व्यवस्था पहले वाली अच्छी थी, जब वोट छापा जाता था ठक 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 खटाखट की तरीके से राहुल गांधी खटाखट वोट दे रहे थे, उस तरीके से था। या एक भी आदमी, होमगार्ड भी नहीं था सेंटर पे, तब वहां किया गया। तो ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं साहब। हाँ, ये सही है कि चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खामियां आपको नजर आ सकती हैं कि आप वोटर केंद्र में जब जाते हैं तो चेहरा कितना मिलाया जाता है, कितना नहीं मिलाया जाता है, इस पर आप बात कीजिए। आप इस पर बात कीजिए कि जो वोटर है वो सही वोटर है कि नहीं है। लेकिन आप ये कहें नहीं सर क्यों करा जा रहा है, अरे सर पहले भी किया जाता था, 52 से किया जाता था, आज भी किया जा रहा है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपका वोट बैंक जा रहा है क्या? अच्छा, ये कौन सी गणित है भाई? मुझे बताओ आप कि राहुल गांधी 2 साल पहले जो चुनाव होता है कर्नाटक का, उस पर आकर चर्चा करते हैं। क्यों नहीं वो अपनी मेहनत बिहार चुनाव पे कर लेते थे? अगर वो बिहार चुनाव पे यही मेहनत करते तो शायद हो सकता था कुछ फर्क पड़ता, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद वो हरियाणा में आ गए कि साहब हरियाणा में क्या हुआ देख लीजिए। आज गृहमंत्री ने पहले चुनाव था। आज तो ये अजीबोगरीब स्थितियां हैं जिससे चुनाव की प्रक्रिया पर आप सवाल तो उठा सकते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सकते। नहीं सर, सवाल नहीं देश सवाल नहीं अक्कू जी, मैं तो कहता हूँ, सुनिए, मैं तो कहता हूँ आप सवाल भी उठाइए, और आपको जहां पर आपके पास कोई ठोस इशू है आप देश की अदालत में भी जाइए, सब चीज चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो, लेकिन सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाइए,
उसके बाद जो है कहीं जाइए नहीं, चुनाव आयोग के दफ्तर नहीं जाइए, उसके बाद आप जो है भारत की अदालत में नहीं जाइए, और उसके बाद आप सिर्फ, तो उससे नहीं होता। लेकिन एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है आज जो गृह मंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि 2024 के बाद, क्योंकि कट ऑफ डेट 2024 ही मानी जाती है, 2014 ही कट ऑफ डेट मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों जो विपक्ष के प्रवक्ता बैठे वो कहेंगे 2014 से पहले भारत के सारे चुनाव पाक साफ थे, 2014 के बाद वाले चुनाव गड़बड़ होते हैं। वो तो कहेंगे 2014 से पहले बड़ी नैतिकता थी। तो 2014 के बाद जो है उन्होंने आंकड़ा दिया, 45 चुनाव बीजेपी जीती है और 30 से ज्यादा चुनाव जो है विपक्ष जीता है। तो सवाल यह है कि आप ये कह रहे हैं कि 45 चुनाव जो हुए वो तो गड़बड़ थे जिसमें बीजेपी जीती, बाकी 30 चुनाव जहां विपक्ष जीता है, तमिलनाडु का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, तेलंगाना का चुनाव, वो बड़े फ्री एंड फेयर थे। 30 चुनाव सही थे, 45 चुनाव, ये कौन सा तर्क होता है भाई साहब? अशोक जी बोलिए। अशोक जी, अगर आप कहीं पर मेहनत से काम करेंगे, अकल से काम करेंगे, शतरंज की चाल के को काउंटर करने की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे। आपने कर्नाटक, जैसे कि आपने तमाम राज्य बताए हैं जहां वो जीते हैं, तो इसका मतलब उनकी चाल ज्यादा अच्छी थी। लेकिन अगर आपकी चाल अच्छी नहीं है, आप अगर 24/7 नहीं कर सकते हैं, आप चुनाव के दिनों में 1 महीने छुट्टी पे नहीं जा सकते हैं, और अब फिर जब चुनाव पर चर्चा हो रही है तो आप जर्मनी यात्रा पे चले जाएं या आप हनीमून पे चले जाएं, कोई भी कहीं चला जाए, कोई भी कैसे भी जा सकता है, उसकी छुट्टी लेने का हक है। लेकिन वक्त तो देखा जाता है, कब कहां कैसे क्या किया जा रहा है। एकदम। चारू जी आ रहा हूं, एक मिनट, धर्मेंद्र जी से एक सवाल, उसके बाद हाँ, ओके धर्मेंद्र जी से एक सवाल, फिर चारू जी आऊंगा। धर्मेंद्र जी, आपने अभी नेहरू जी का, मैंने नेहरू जी का कोई कंटेक्स्ट, मैंने सिर्फ इस कंटेक्स्ट में दिया था कि भाई उन्होंने उस समय जो कानून, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन आपने बड़ा नेहरू जी पर बड़ा लंबा, तो पहले SIR तो नेहरू जी ने करवाई थी, तो उसके बाद जो है देश में 15 बार जो है SIR हो चुकी है, 15 बार SIR ठीक थी। इस बार क्योंकि बीजेपी है, मोदी है, तो इस बार SIR खराब है, एक बात। दूसरी बात, आप लोग SIR को लेकर सवाल उठाते हैं, फिर मैं कह रहा हूं आर्टिकल 327 चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार देता है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने SIR करवाने से साफ, पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। और यही कानून जो है धारा 326, वो चुनाव आयोग को यह अधिकार देती है कि एक भी विदेशी भारत के चुनाव में वोट ना दे। तो अगर इन चीजों पर चुनाव आयोग काम कर रहा है तो उसमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए किसी को? देखिए अशोक जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्व, थोड़ा समय दे देंगे। हालांकि हमको पिछली बार आपने मौका नहीं दिया, आप बात दूसरी जगह घुमा ले गए। सुप्रीम कोर्ट को इन इलेक्शन कमीशन, और पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर हम SIR पर चर्चा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल कर रहे हैं, तो उस पर अमित शाह के बयान पर हमको डिबेट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अमित शाह का के डिपार्टमेंट का एक हिस्सा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पवित्र चीज है। इलेक्शन कमीशन देश का संवैधानिक बोल सकता है इलेक्शन कमीशन का काम है। बोलिए, सुन लीजिए प्लीज। तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की है, उसकी जिम्मेदारी तमाम राजनीतिक दलों की है, उसकी जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो जब शुरुआत तो तभी से हो जाती है इलेक्शन कमीशन की, जब उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अगर करप्ट हो जाएगी तो पूरी प्रक्रिया ही करप्ट हो जाती है। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक काउंटर, दूसरा बात बहुत, एक काउंटर क्वेश्चन। आपने आज अमित शाह का भाषण सुना आपने? हैं? उन्होंने शुरू में क्या कहा? उन्होंने कहा विपक्ष SIR पर बात करना चाह रहा था, और SIR पर, क्योंकि सरकार जो है SIR के ऊपर जो है, वो सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है SIR पर जवाब दे, इसलिए इस बहस को चुनाव सुधार की बहस के रूप में शामिल किया गया। ठीक है ना? और चुनाव सुधार को लेकर के सरकार की और संसद की, चुनाव सुधार जो है वो प्रक्रिया देश की संसद तय करती है, वो अमित शाह नहीं तय करेंगे चुनाव सुधार को लेकर के, वो चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने एक डेटा और दिया, उन्होंने कहा 2014 के बाद से कांग्रेस की तरफ से, सपा का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कांग्रेस ने भी चुनाव सुधार का एक भी जो है सुझाव नहीं दिया। तो सवाल यह है कि इन तथ्यों पर तो बात होगी ना। और फिर से मैं कह रहा हूं, मैं अमित शाह के भाषण पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत, जो मैंने आपको संविधान के प्रावधान बताए, मैं तो उन पे बात कर रहा हूं। बोलिए। देखिए अशोक जी, 2 चीज, एक चीज तो चुनाव सुधार पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कई बार सुझाव दे चुके हैं। अगर आप समय देंगे तभी मैं बाद में उस पर बता दूंगा। मैंने पहले कहा कि आपको लेकर उंगली नहीं उठाई, कांग्रेस को लेकर। दूसरी बात,
नहीं, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अमित शाह जी कह रहे थे कि एसआईआर पर बहस नहीं हो सकती। एसआईआर का मतलब क्या? एक चीज हम बड़ी ईमानदारी से पूछ रहे हैं, क्या एसआईआर का मतलब ये होता है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का कि किसी रोहिंग्या, किसी अवैध घुसपैठिए को चिन्हित किया जा सके? निर्वाचन आयोग इस बात को मान रहा है? तो फिर गृह मंत्री जी झूठ क्यों बोलते हैं? फिर वही आप मुझे सुनिए ना, सुनिए एक मिनट फिर सुनिए नहीं। अब आपने काउंटर दिया, उसका काउंटर क्वेश्चन। बिल्कुल, चुनाव आयोग किसी भी रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई नहीं करता, लेकिन भारत के, सुनिए सर, भारत का संविधान जो है उसकी धारा 306 पीपल रिप्रेजेंट, जो आर्टिकल 326 है, वो ये कहता है कि एक भी विदेशी भारत के चुनाव में वोट न डालने पाए, ये अधिकार भारत के चुनाव आयोग को देता है। और बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, और उनका वोट, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, ये चुनाव आयोग तय करेगा। बोलिए। लिस्ट में नहीं, अशोक जी, वोटर लिस्ट में नहीं, एक भी अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अवैध अप्रवासी भारत की जमीन पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भारत सरकार की है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए है आज तक इस पर सर। हाँ बिल्कुल, अब आप, हाँ बिल्कुल, आप आपसे नहीं, ये जो सुनिए, ये जो आप सवाल उठाएंगे ना, इस पर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, बिल्कुल खड़ा रहूंगा। और इस पर बीजेपी से, हाँ सुनिए, एक मिनट चारू एक मिनट आ रहा हूं, और मैं चारू जी से ये सवाल पूछूंगा कि क्यों है एक भी घुसपैठिया। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, और इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया विदेशी नागरिक भारत के चुनाव में वोट ना दें, यह सुनिश्चित कर रहा है। उसके बाद सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे कि ये विदेशी घुसपैठिए जिनका नाम चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद काट दिया, वो भारत की जमीन पर क्यों है? बोलिए चारू जी। फिर आप घुमा दिए, फिर कैसे घुमा दिए? फिर कैसे घुमा दिए? वही तो मैं पूछ रहा हूं। आपने कहा, हम कह रहे बिहार में एसआईआर हुआ है ना, हाँ, चुनाव आयोग ने कितने लोग चिन्हित किया? फिर वही एक चारू जी, एक मिनट चारू जी, एक मिनट सुनिए सर, आप अपने आप को, अरे धर्मेंद्र जी, आप अपने आप को ही काट रहे हैं, आप अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। रोकिए यार, रोकिए, अब अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी आपने कहा चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है विदेशी ये तय करने की कौन घुसपैठिया है कौन। चुनाव आयोग ने अपना काम वहां कर दिया। 69 लाख जो वोट काटे उसमें बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, उनका वोट काट दिया। लेकिन चुनाव आयोग ये आपको नहीं बताएगा कि मैंने इतने बांग्लादेशी काटे, इतने। उसको लगा जिसके पास कागज नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है, वो वोट नहीं डालेगा। उस पर छाती मत पीटिए आप। चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड करिए जी सर। क्या चाहिए आप लोग? कम से कम थोड़ा तो भारत का संविधान पढ़ के डिबेट किया करिए। दिक्कत यह, राहुल गांधी लाल किताब लेके घूमते हैं, अखिलेश यादव लाल किताब लेके घूमते हैं, लेकिन ना तो धर्मेंद्र सिंह ना पवन पटेल उस लाल किताब को खोल के पढ़ते हैं। सिर्फ आप लोग जो उसका कवर देखते हैं और आ जाते हैं। चारू जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। बार बार जब बिहार चुनाव पर जाया जाता है, वो 65 लाख नामों का नाम बार बार लिया जाता है। तो इसमें दो मुद्दे हैं। पहली बात, वो 65 लाख के 65 लाख नाम पब्लिश हुए हैं, पब्लिक रिकॉर्ड में है, इलेक्शन कमीशन ने वो पब्लिश किए हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। तो अगर किसी को आपत्ति है तो प्रक्रिया है, फॉर्म 16 है, फॉर्म 17 है, उस प्रक्रिया का इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी का नाम गलत कटा होता तो क्या उन्होंने हल्ला नहीं मचाया होता? किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है, उम्र गलत है, पता गलत है, सबने करेक्ट करवा लिया। तो पहली बात तो ये है कि एक एक नाम पब्लिश किया गया है। दूसरा मुद्दा ये है कि जब ये बार बार घुसपैठी बोलते हैं, तो अभी भी मैं बिहार पर ही रहती हूँ, करीब 28 लाख लोग तो ऐसे थे जो अपना पता बदल के देश के किसी और कोने में रहने चले गए। 21 से ज्यादा लाख लोग ऐसे थे जिनका देहांत हो चुका है। तो भाई सारी की सारी डिटेल इनके पास जा चुकी है। अच्छा, आप खुद कहते हैं कि समस्या है एसआईआर में, उस समस्या का सुधार आप करने देना नहीं चाहते। जो हर एक बात आप उठाते हैं, आप ये समझ रहे हैं कि एक तो ये गोल पोस्ट शिफ्टिंग करते हैं। अगर हम इनको वीवीपैट का जवाब देते हैं तो ये सीजीआई पर आ जाते हैं, हम सीजीआई का जवाब देते हैं तो ये घुसपैठियों पर आ जाते हैं। घुसपैठियों तक का मैं आपको अब जवाब दे रही हूं, और घुसपैठियों का जवाब सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मैं वहां के आपको 3 नाम बताती हूं। खोकन दास, उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश से जितने लोग आते हैं और टीएमसी के सपोर्टर हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवा दीजिए। एमएलए हैं टीएमसी के, बकायदा एमएलए, सिटिंग एमएलए। रत्न विश्वास टीएमसी के नेता है नॉर्थ 24 परगना से, उन्होंने भी यही बात बोली कि हिंदू है तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे सपोर्ट
सपोर्टर हैं तो इनका सहयोग करिए। जाकिर हुसैन जी के लिए बोला जाता है मुर्शिदाबाद वाले आसपास के एरिया में कि अगर आपको इस देश के चुनाव में वोट डालना है जाकर जाकिर दा को ढूंढ लीजिए। ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें, ऑन रिकॉर्ड। आप बंगाल के और मैं आपको रिटर्न की बात भी बता रही हूँ सर, रिटर्न की भी एक बात। जी जी नहीं, मैं आ रही हूँ उस पर सर। मुझे मालूम था आप मुझसे ये बात पूछेंगे, मुझे मालूम था आप मुझसे बात पूछेंगे, ये भी मैं आपको जवाब दे रही हूँ। SIR की प्रक्रिया शुरू होते ही आपको पता है क्या होना चालू हुआ? पश्चिम बंगाल में लाइनें लग गई हैं उन लोगों की वापस बांग्लादेश जाने में जो यहाँ पर घुसपैठियां थे। तो क्या बॉर्डरों पे वो लाइन इमेजिनरी है? क्या वो विजुअल्स इमेजिनरी है? क्या इन्होंने वो देखे नहीं? एक और आपको बात बताती हूं, मुर्शिदाबाद में बॉर्डर पे BSF के ऊपर फायरिंग करी गई, उनके ऊपर पत्थरबाजी करी गई, पेट्रोल बॉम्ब तक फेंके गए। BSF के DG ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। तो ये सब करवाने वाले कौन थे? और इन पे ये सब आतंकी हमले क्यों करवाए जा रहे थे? क्योंकि घुसपैठियों का आपको साथ देना था। केवल मुंबई से हजारों इलीगल इमिग्रेंट्स को इसी साल वापस भेजा गया। ये सब आंकड़े देखते नहीं है लेकिन हजारों से नहीं काम चलेगा, लाखों होने चाहिए, करोड़ होने चाहिए, क्योंकि घुसपैठिए तो इतने हैं। लेकिन मैं एक बात, मुझे एक ब्रेक लेना है, 1 मिनट रुकिए, मैं आऊंगा। एक मिनट धर्मेंद्र जी रुकिए, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं पवन जी के पास आऊंगा, फिर अक्कू जी के पास आऊंगा। देखिए एक बात मैं बिहार चुनाव के फिर से कह रहा हूं, देखिए मुझे नहीं पता आप में से कितने 12382612 इसका कितने आप लोग मतलब जानते हैं, मैं नहीं जानता। 12382612 बिहार में वोट चोरी का सबसे बड़ा जो जवाब है 12382612। और ये क्या है? ये है बिहार के अंदर 12 राजनीतिक पार्टियां हैं। 1238 क्या है? 38 है बिहार में 38 जिले हैं। 2612 वो तमाम उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़े, आरजेडी के, कांग्रेस के, CPM CPI सबके मिलाकर। और इन 12 जिलों 12 पॉलिटिकल पार्टियों ने 38 जिलों में इनके 2612 उम्मीदवारों ने एक भी शिकायत बिहार को लेकर दर्ज नहीं कराई है। अब इसके बाद राहुल गांधी जर्मनी से आने के बाद हाइड्रोजन बम, परमाणु बम आके कहें और बिहार में वोट चोरी हो गई, तो किसका यकीन करना चाहिए? 12382612 का, कि वो राहुल गांधी जो विदेशों से कागज लेकर आते हैं और भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसका अगले दिन 2 टूक में पर्दाफाश हो जाता है। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ? ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं और 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आज संसद में डिबेट हुई और जो कुल मिलाकर निकला घुसपैठियों को बचाना, इसलिए चुनाव आयोग निशाना। पवन पटेल जी बोलिए। जी, आप वो जो कोर्ट के आदेश की बात कर रहे थे, 9 दिसंबर 2024 को था। हरियाणा के मामले में चुनाव आयोग ने एडवोकेट महबूब प्राच्या द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित वीडियोग्राफी CCTV फुटेज दिखाने के लिए उपलब्ध कराने के लिए बोला गया था। और उसी दिसंबर में ही 1-2 हफ्ते बाद सरकार ने इस नियम को बदल दिया था। ये आप भी सर्च करेंगे तो पता पड़ जाएगा। और दूसरा जो SIR की आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि पैसे
65 लाख सूची जारी की। पहले तो सूची अब दिखाई नहीं रहे थे, पहले तो सूची जारी नहीं कर रहे थे, चुनाव बोल रहा था सूची जारी करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब जारी किया तो बताओ ना भैया कितने उसमें कितने घुसपैठिए हैं, वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। चुनाव काम काम की बात बताएंगे, घुसपैठिए चिल्लाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कितने घुसपैठियों को निकाला, कितने घुसपैठिए हैं। इसी तरह उस समय जब ये एसआईआर हो, एसआईआर इसलिए नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी के कितने पदाधिकारियों के सोशल मीडिया के अकाउंट को देखिए, दिल्ली में भी वोट डाल देते थे और वहां बिहार में भी वोट डाल दिए, दोनों बढ़िया सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। कितने सारे आए कि 3-3, 400 लोग एक एक कमरे में कैसे रह जाते हैं, कन्हैया कुमार बीजेपी के नेता हैं, संप्रदाय के लोग। ये एसआईआर होने के बाद की बात थी। कन्हैया कुमार बीजेपी के नेता हैं क्या? कन्हैया कुमार? हमें नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा। नहीं, आपको तो सर अगर आप राहुल गांधी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड को नहीं जानते तो दिक्कत आपके लिए हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता है, बड़े नेता हैं, ठीक है ना। ये अलग बात है कि राहुल गांधी की ट्रक पर उनको नहीं चढ़ने दिया गया, लेकिन वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन कन्हैया कुमार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव में वोट डाला था और उन्हीं कन्हैया कुमार ने बिहार के विधानसभा चुनाव में भी वोट डाला। तो मेरा ये कहना सुनिए, मेरा ये कहना है, मैं ये कह रहा हूं, मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं ये गलत है, ये गलत है। चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे राकेश सिन्हा हो, फिर से कह रहा हूं मैं, चाहे, अरे भैया आप सुन तो लीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं चाहे राकेश सिन्हा हो बीजेपी के या कन्हैया कुमार हो, दोनों गलत हैं। लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है, आप कन्हैया कुमार को जानते नहीं, राकेश सिन्हा को जानते हैं, तो दिक्कत आपके साथ है। प्रॉब्लम आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहा हूं मैं तो कह रहा हूं दोनों गलत है। आप में हिम्मत नहीं है आप कन्हैया कुमार के सामने बोल सकें या कन्हैया कुमार के लिए बोल सके। अक्कू जी बोलिए। देखिए ऐसा है, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि सही मुद्दे नहीं उठा पाना। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सही वक्त पे सही बात नहीं कह पाना, और यही वजह है जो हमें लोकतंत्र को कमजोर करती है। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कांग्रेस बहुत हष्ट पुष्ट मजबूत रहे, लेकिन अगर ऐसी मजबूती करेंगे जिसमें वो बात छोड़ के शुगवा छोड़ के निकल जाएंगे, अरे क्यों नहीं आपने एफआईआर दर्ज की, आपका क्या दिक्कत होती थी? एफआईआर जाकर के कर देते आप दर्ज की ये गड़बड़ी है, लेकिन नहीं, हम तो हवा में बात करेंगे, हवा में छोड़ देंगे, हवा में निकल जाएंगे, हवा में आ जाएगी। तो जब एफआईआर होगी तो आपको तय करना पड़ेगा कैसे होगा, क्या होगा। तो ये असली दिक्कत यहाँ है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में या सरकार में सब कुछ बहुत अच्छा है, करेक्शन की उम्मीदें या आसार बहुत जगह होती है और हमेशा रहेंगी, और इसके लिए सरकार को और विपक्ष को तैयार रहना चाहिए। लेकिन आप विपक्ष की लड़ाई आम आदमी नहीं लड़ेगा, विपक्ष की लड़ाई विपक्ष को लड़नी होगी, सपोर्ट आम आदमी कर सकता है, सपोर्ट उसको मीडिया कर सकता है, लेकिन अगर विपक्ष लड़ेगा ही नहीं, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि विपक्ष वो मुद्दे उठाए, कहां से आदमी तथ्य और बाकी चीजें जुटाएगा, मीडिया जुटाएगा। आप कुछ मेहनत करो, आप उसकी रोजी। विपक्ष जो है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम ना फोड़े, विपक्ष वो मुद्दे उठाए जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, फैक्ट्स के साथ उठाए। ये नहीं कि एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अगले दिन जो है उनका फैक्ट चेक हो जाए और उसके बाद अगले दिन मिंता देवी आकर कहे कि राहुल गांधी ने झूठ बोला। विपक्ष को इस सबसे बचना चाहिए, मुझे लगता है, तभी जो अपनी क्रेडिबिलिटी बना पाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में कल आपसे मुलाकात हुई। नमस्कार।